मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। नए हफ्ते, नई ऊर्जा और नई खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज G20 के उन मास्टर स्ट्रोक की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से चीन ने भी मान लिया है कि इंडिया का जमाना है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली डिक्लेरेशन एक पॉजिटिव सिग्नल है। G20 असरदार है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में सभी मुल्कों ने यह तय किया है कि किसी भी सूरत में एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है। सिग्नेचर स्टोरी में गुट निरपेक्ष देशों की नीतियों का मंथन। G20 की मीटिंग में चीन को आइसोलेट करने के लिए उस रूट पर भी आज बात करनी है जिसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता था। भारत से यूरोप के बीच में नया कॉरिडोर चीन के सिल्क रूट की काट कैसे बनेगा, आज एक्सक्लूसिव इसी पर। 8 सितंबर को मोरक्को में विनाशकारी भूकंप आया। हजारों लोगों की जान चली गई। मौत के मलबे के अंदर जिंदगी की तलाश हो रही है। कुदरती प्रहार के बाद एक सिसकते मुल्क की दास्तान सोशल प्लेटफॉर्म पे। बी पॉजिटिव में शेयर बाजार की बुलंदियों को दिखाना है। अपना निफ्टी 20,000 हो गया है और विराट कोहली 30,000। इस वक्त कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का रोमांच थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि बारिश की वजह से मैच रुक गया है। हालांकि आज जो शानदार बल्लेबाजी भारत ने की उसमें यह लग रहा था कि कमाल होने वाला है, लेकिन कूटनीति में एक कमाल हो गया। एक अहम मुकाबला भारत ने पहले ही जीत लिया। कई मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, अपनी बात मनवाई और आखिर में दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी सहमति बनी। आप जानते हैं 2 दिन तक दिल्ली में G20 डायलॉग चला, दुनिया भर के नेता मिले, लेकिन भारत को क्या मिला? G20 के 5 मास्टर स्ट्रोक क्या हैं? इन्हें LED वॉल पर आज आपको दिखाना है बड़ा बड़ा करके। ये देखिए G20 के 5 पावर पंच। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये 5 नंबर से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिर उसकी तरफ आएंगे 1 नंबर के। ये दूसरा आ जाइए जिसे हमने 4 नंबर पर रखा है। G20 अब G21 अफ्रीकन यूनियन शामिल करना है नहीं करना है, उस पर यह बात होगी, उस पर विचार हुआ है। ये तीसरा आइए, सिल्क नहीं स्पाइस रूट, नए रूट की खोज होने लगी है। चौथा, दिल्ली डिक्लेरेशन, यूक्रेन पर रूस चीन की सहमति, यानी जो शांति करनी है उसको लेकर सभी लोगों ने सहमति जताई है। और नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 पर है एटमी हथियारों को ना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक खतरा बना रहता था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। रशिया ने कह दिया, चीन ने कह दिया, पाकिस्तान भी कभी कभी उठ खड़ा होता था, लेकिन अब एक स्थिति साफ हो गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का डर कम हो गया है। ये समझौते उस वक्त हुए हैं जब दुनिया में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। नाटो ने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया, नंबर 1। अगले साल 41,000 जवान वॉर एक्सरसाइज करेंगे। वहीं नॉर्थ कोरिया, दूसरा जो महत्वपूर्ण है, वहीं नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग, सब जानते हैं उसे, पुतिन से मिलने के लिए रूस पहुंचा है। पुतिन अगले महीने चीन भी जाने वाले हैं। अब स्ट्रेटजी जो भी बने, इतना तय है कि न्यूक्लियर अटैक वाला इक्वेशन अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये किम जोंग भी यही कहता रहता था। कूटनीति का इतिहास जब लिखा जाएगा, इन तस्वीरों को बार बार उकेरा जाएगा। गुट निरपेक्ष नीति का चैंपियन भारत, युद्ध नहीं बुद्ध की नीति पर चलने वाला देश, दुनिया को राह दिखा रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और चीन के नेता पीछे थे। हिंदुस्तान शांति का सूरज बनकर उभरा। दिल्ली में खत्म हुए G20 शिखर सम्मेलन का सार यही है। भारत ने ये दिखाया कि एक अकेला देश है जो कि इमर्जिंग मार्केट्स को साथ ला सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज को साथ ला सकता है, रशिया, चाइना सबको साथ ला सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को सबसे आगे रखा है। हमने दिखाया कि मल्टीलैटरलिज्म आज की दुनिया में आवश्यक है और उसको हम आगे ले गए हैं। हमने ये दिखाया कि हम हमेशा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज की भाषा बोलेंगे, वो हमने करके दिखाया। G20 की फाइनल मीटिंग के बीच सवाल बड़े थे। अमेरिका और रूस के टकराव को देखते हुए भारत का स्टैंड क्या रहेगा?
यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसा संदेश क्या हो जो सर्वमान्य हो, यूक्रेन की बात भी आ जाए और रूस भी मान जाए? सबसे पेचीदा सवाल यही था। दिल्ली डिक्लेरेशन के एक पैराग्राफ ने सारी आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। घोषणा पत्र में यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति का आह्वान किया गया है। सदस्य देशों के इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ काम करने से बचने का आग्रह भी किया गया है। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इन्हें चलाने की धमकी अस्वीकार्य होनी चाहिए। 8 पैराज हैं जो जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में है, रशिया यूक्रेन की क्राइसिस पर हैं, उस पर भी कंसेंसस आया। तो ये एक पहला डॉक्यूमेंट निकला है G20 का, जिसमें सारे पूरे डॉक्यूमेंट 83 डॉक्यूमेंट में 100% सारे देशों की सहमति है। दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं। तो बाली की लैंग्वेज जो पहले यूज़ की जाती थी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमने दिल्ली में यूज़ की है। पर ये मॉडरेशन में, ये किसी को कंडेम नहीं करती। 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस दौरान कई बार रूस की तरफ से एटमी धमकियां दी गई। अमेरिका, यूरोप को तबाह करने वाली सरमत मिसाइल के टेस्ट हुए। अमेरिका ने भी यूरोप में 100 से ज्यादा एटम बम तैयार किए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर वेपन वाली आखिरी संधि भी खत्म हो गई। लेकिन यूक्रेन की जमीन पर हर नए हमले के साथ यूरोपीय मुल्कों की धड़कनें बढ़ जाती, कहीं इस बार रूस एटमी हमला न कर दे। मगर दिल्ली घोषणा पत्र में रूस ने कह दिया कि एटमी हमले का इस्तेमाल न्याय संगत नहीं है। यही G20 की, भारत की, हमारी कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जहां तक रूस यूक्रेन जंग का सवाल है, तो चीन भी इसी पक्ष में है कि एटमी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन कूटनीति के मेले में एक हमला हुआ है, चीन के आर्थिक प्रोजेक्ट पर। एक चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव के सामने भारत खाड़ी मुल्कों और यूरोप वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाला है। भारत का ये, यानी इस प्रोजेक्ट का शॉर्ट नेम बता देता हूं, IMEC प्रोजेक्ट कैसे टक्कर देगा चीन के रूट को, इसके लिए हमें आपको पूरा रूट समझाना पड़ेगा। इसलिए आप नक्शे के जरिए समझिए कि चीन का क्या रूट है। चीन के BRI की काट जो इंडिया और बाकी G20 सम्मेलन में तय हुआ, IMEC ये रूट है। ये कैसे तय करेगा, ये देखिए। ये रूट जहाँ से चलता है, इसकी काट किस तरह से बनानी है हमारे। ये भारत है, भारत से ये देखिए आप सऊदी अरब के रियाद की तरफ जा रहा है, रियाद से जो है वो फिर इजराइल के हाइफा की तरफ गया, और फिर ऊपर ग्रीस जो इसका पीरियस रूट कहा जाता है, और ये दुबई का पोर्ट जो है ये इसमें आ जाता है। भारत, दुबई, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस, ये पूरा कॉरिडोर बीच में से बन गया। अब आपको समझ आ गया होगा। इस आर्थिक कॉरिडोर की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाया गया है। यानी समय की बचत के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। देखिए 6000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग है, इसमें से लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा समुद्री मार्ग होगा। और समुद्री मार्ग को 2 हिस्सों में ये कॉरिडोर बंटा है। पूर्वी हिस्सा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, और जो उत्तरी हिस्सा है वो अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। और ये देखिए, ये पूरा बन गया भारत जर्मनी। पहले भारत से जर्मनी जाने के लिए 36 दिन लगते थे, कॉरिडोर बनने के बाद 22 दिन लगेंगे। बचाव कितने दिन का हो गया? 14 दिन का। 14 दिन का बचाव होगा। और ये एक लंबी पिक्चर हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से ये कनेक्ट करेगा। ये चीज़ें अगर आप इस तरह से LED पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाती हैं। ग्लोब पे जब आप टच करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। 14 दिन का बचाव, ये आपको मुख्य पॉइंट याद रखना है। तो इस तरह से ये एक पूरी एक रणनीति के तहत ये जो है एक सिल्क रूट बनाया गया है, जो पुराने टाइम में चर्चा होती थी। जब कोई एक्सपोर्ट करता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से भूटान को कुछ भेजता हूँ, तो एक तो कीमत होती है उस चीज़ की, मान लीजिएगा 10 रुपए, लेकिन आखिरी कीमत वो होती है क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड करना पड़ता है, मुझे इंश्योरेंस भी इंक्लूड करनी पड़ती है, और जो समय लगता है उसकी भी कीमत होती है।
तो अब क्या होगा कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, समय बहुत कम हो जाएगा। अभी तक जो भारत से माल जाता है बाय सी, पहले कोलंबो जाता है ट्रांसशिपमेंट के लिए, फिर सुएज कैनाल होता हुआ फ्रांस के मार्सेई में जाता है। अच्छा, भारत का IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर सामरिक लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जमीनी और समुद्री रूट भारत को चौतरफा घेरता है। BRI के रूट हैं, एक समुद्र के रास्ते, दूसरा जमीन के रास्ते। पहले चीन के समुद्री सिल्क रूट की बात कर लेते हैं कि आखिरकार चीन ने कैसे अपनी घेराबंदी कर रखी है। चीन के BRI का समुद्री रूट शंघाई से पहले, ये देखिए आप, शंघाई से पहले सिंगापुर पहुंचता है, फिर सिंगापुर से श्रीलंका के हम्बनटोटा, जहां अब ये नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम्बनटोटा जाता है। ठीक है, हम्बनटोटा नौरोबी, किस तरह से उसने यहां से शुरू होकर नैरोबी, जिबूती, दुबई, सुएज नहर का इस्तेमाल करते हुए स्पेन तक, और ये इधर गवादर जो है वो पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। तो सिंगापुर टू स्पेन आप देखिए, ये चीन ने अपना जाल बिछाया हुआ है। नहरों का, समुद्र का किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी ये लार्जर पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चीन का BRI का समुद्र से सिल्क रूट है और कहां कहां से जाता है, ये है। चीन के BRI रूट का जितना वो समुद्र में फैला है, उससे कहीं ज्यादा जमीन पर भी है। जमीन के जरिए चीन का ये सिल्क रूट किस मुल्क से होकर कहां कहां गुजरता है, आप जरा इस पे गौर कीजिए। आप BRI का जमीनी रूट ये हम दिखा रहे हैं, देखिए। चीन POK गवादर, ये पाकिस्तान को यानी हमारे पड़ोसी मुल्क के आसपास घेराबंदी है। और फिर चीन यहां से कजाकिस्तान, तेहरान, इस्तांबुल और पश्चिमी यूरोप, ये दो तरफ से देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और भारत के दोनों तरफ से ये रूट है। चीन के इसी सिल्क रूट का भारत स्पाइस रूट के जरिए उसको भेदेगा, मतलब इनका सिल्क रूट, हमारा स्पाइस, और इस रूट के जरिए कैसे भेजना आप वो देख लीजिए। IMEC यानी हम उसी अपने आर्थिक कॉरिडोर के रूट को आपको समझा रहे हैं, जो मुंबई से शुरू होगा। ये देखिए, ये पहले भी एक तस्वीर दिखाई थी ना, जो ऐसे चीन जा रहा है और उसी तरह से भारत जो है मुंबई से शुरू होकर दुबई, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस और यूरोप तक पहुंचेगा। ग्रीस तक मैंने आपको पहले दिखा दिया था, और अब आगे यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो यही वो रास्ता है जो जमीन और समुद्र के रास्ते चलते हुए हम अपना स्पाइस रूट बनाएंगे। तो ये एक हमने लंबी पिक्चर आपको समझाई। G20 समिट जो हमने एक ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया है भारत से लेकर वेस्ट एशिया और वहाँ से यूरोप का, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें ये केवल इकोनॉमिक कॉरिडोर ही नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं जो चीन वहाँ पर अपना बहुत पांव पसार रहा है, उसका जो फुटप्रिंट है बहुत बढ़ता जा रहा है। और इससे भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया वगैरह इन सब के साथ मिलकर हमारी भी वहाँ पर जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगी, वो आगे होगी, हमारे संबंध और अच्छे होंगे, हमारे जो व्यापार है वो अच्छा होगा। ये डिजिटल कनेक्टिविटी भी इसमें आएगी, इसमें हाइड्रोजन कनेक्टिविटी भी आएगी, ग्रीन एनर्जी कनेक्टिविटी आएगी। तो बहुत ही मायनों में ये फ़ायदेमंद रहेगा भारत के लिए। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण है भारत देश की प्रतिष्ठा, भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, क्योंकि सभी ने यही देखा जो भारत के प्रधानमंत्री ने सामने होकर इसको लीड किया है। पिछले 3 दिन से सारी दुनिया की नज़र दिल्ली पर लगी थी, क्योंकि सारी दुनिया के लीडर जो यहाँ जमा थे और शिखर सम्मेलन इतने बड़े स्तर का था। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मीडिया का फोकस भी दिल्ली और भारत पर ही रहा होगा। जल्दी से आपको वो दिखा देते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन पर विदेशी अखबारों का क्या कहना है, उन्होंने इंडिया को लेकर क्या लिखा। अब ये देखिए, द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका ने लिखा, तमाम चीज़ें ये लिखी हुई हैं। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है, द इकोनॉमिस्ट जो है अमेरिका का, उन्होंने लिखा द G20 समिट विल बी द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ इंडिया फॉज कॉम्प्रोमाइज विद द डिवाइडेड वर्ल्ड पावर ऑल द। फटाफट दिखा देते हैं। ये खलीज टाइम देखिए, ये मिडल ईस्ट की अखबारें शुरू हो गई हैं। द नेशन न्यूज़ देखिए, उन्होंने लिखा है। ब्लूमबर्ग देखिए, बड़ा
आर्थिक प्लेटफॉर्म है न्यूज़ का, उन्होंने क्या लिखा है यूएई ने। तो ये तमाम चीज़ों पर फटाफट गौर करते थे। अल अरेबिया सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी जो है, उन्होंने क्या लिखा है, अब ये देख लीजिए, ये भी सऊदी अरब के अरब न्यूज़ है, वो क्या लिखते हैं। सब जगह पर भारत की ये चर्चा हो रही है। हालांकि इतना बड़ा इवेंट पहले कभी भारत में नहीं हुआ, लेकिन खास बात यह है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर जिस तरह से लिखा जा रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि भारत का नाम किस स्टेज पर पहुंचा है, दुनिया के किस कैनवस पर पहुंचा है। जापान का देख लीजिए, इंडोनेशिया के अखबार देख लीजिए, फटाफट दिखाते हैं। DW न्यूज़ जर्मनी में देख लीजिए। कोई ऐसा मुल्क नहीं बचेगा मुझे लगता आपको जहां पर भारत के शिखर सम्मेलन की चर्चा नहीं हुई। ब्राज़ील आ जाइए, ब्राज़ील में तो आगे अब मोदी साहब ने कहा भी है कि अब अगली जो बातचीत होनी है वो वर्चुअल भी होनी है, वो सब ब्राज़ील उसमें मेन स्टेक होल्डर है। RT इंटरनेशनल, रूस के अखबार भी ये लिख रहे हैं। सो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इस शिखर सम्मेलन की चर्चा नहीं की। इन अखबारों को और इनकी कतरन दिखाने का मोटा मोटा मकसद यही था फटाफट कि जो हमने दिल्ली में देखा आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कितनी बड़ी बात है। तो ये तो विदेशी मीडिया की बात हुई। इस दौरान भारत की डिप्लोमेटिक पावर का एक और एग्जाम्पल सामने आया है। G20 समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े नजर आए। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हाल ही में दूरियां बढ़ी थी, लेकिन यह नई मुलाकात एक वर्ल्ड ऑर्डर का आईना है। सऊदी क्राउन प्रिंस भारत सरकार के मेहमान बनकर आए हैं, मतलब जैसे स्टेट गेस्ट होते हैं उस तरह से आए हैं। सवाल है कि सऊदी अरब और इंडिया की नजदीकियां पाकिस्तान के लिए क्या संदेश देती हैं? क्या पाकिस्तान को उसके रहनुमाओं ने अकेला छोड़ दिया है? डिप्लोमेसी का विनर भारत गेम चेंजर, भारत सऊदी महाडील। एक दौर वो भी था जब खाड़ी से आए VVIP मेहमान अगर दिल्ली आते थे तो इस्लामाबाद विजिट मस्ट होती थी। वर्तमान में ये मिथक टूट चुका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा रद्द करके स्टेट विजिट पर भारत आए। अपने साथ करीब 100 बिजनेसमैन और 7 मंत्रियों का डेलीगेशन भी लाए। पहले राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर हैदराबाद हाउस में मोदी और MBS के बीच द्विपक्षीय बातचीत का दौर चला। सऊदी और भारत के बीच व्यापार नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia. PM मोदी ने ट्वीट करके बताया कि दोनों देशों में ग्रिड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन को लेकर सहयोग पर चर्चा हुई। जो 2 सबसे बड़े समझौते हैं, पहला है एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने का जो कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन को जोड़ेगा और बीच में पाकिस्तान कहीं नहीं आएगा। और दूसरा जो अहम फैसला लिया गया है वो है ग्रिड सर्किट बनाने का, वो ग्रिड सर्किट ट्रांजिट जो कि भारत और सऊदी अरब को जोड़ेगा और जरूरत के हिसाब से दोनों देश एक दूसरे को ऊर्जा मुहैया कराएंगे। सऊदी अरब और भारत के बीच की जो दोस्ती है वो निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में सऊदी गेम चेंजर है, इसलिए चीन के होश उड़े हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ये सोचकर परेशान है कि जिस सऊदी के कर्ज पर मुल्क का हुक्का पानी चल रहा था, अब वो भारत के साथ तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। डिप्लोमेसी का विनर भारत गेम चेंजर, तुर्की का हृदय प्रवर्तन। रेचेप तैयब अर्दवान की सत्ता में तुर्की ने कई मौकों पर वैश्विक मंच पर भारत विरोधी स्टैंड लिया, लेकिन इस G20 सम्मेलन में तो गजब हो गया।
अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल किए जाने का पुरजोर समर्थन कर दिया। Country like India. भारत जैसा देश अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होगा तो हमें गर्व होगा। दुनिया 5 देशों से बड़ी है। And when we say the world is larger than 5, दुनिया का शक्ति संतुलन समझने वाले एक्सपर्ट्स भी तुर्की के स्टैंड से हैरान हैं और यही हैरानी भारत की ऐतिहासिक कामयाबी है। तुर्की ने कठिन से कठिन समय में पाकिस्तान का साथ दिया है। शायद इसीलिए अर्दोआन का भारत प्रेम पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दे रहा है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली का फर्क आज दुनिया महसूस कर रही है। बहुत से मुल्कों के नेताओं के मन बदल रहे हैं। अच्छी बात है, बातचीत से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं और भारत ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब मैं आपको सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत के दौरे से जुड़ी एक और अहम बात बताता हूँ। भारत सऊदी के बीच 47 MOU साइन हुए हैं, जिनमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर शामिल हैं। दोनों देश विजन 2030 यानी 2030 के तहत मजबूत साझेदारी डेवलप करने में तेजी से जुटे हैं। वैसे भी 2022 और 23 की द्विपक्षीय व्यापार रिपोर्ट खुद मजबूत आर्थिक रिश्तों का परिणाम है। दोनों देशों के बीच 52.75 बिलियन डॉलर का व्यापार है, जो अब माना जा रहा है और बढ़ेगा। दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक और चीन से लेकर मॉस्को तक इस बार का G20 छाया हुआ है। चाहे अखबार हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, सब जगह पर जहाज़ में बैठे भी लोग यही बात कर रहे हैं। आज सुबह ही हम सुन रहे थे। पूर्व राजनायक भी यही मान रहे हैं और हमारा भी मानना यही है कि अगर कागज़ों पर इस सम्मेलन में जो कुछ लिखा गया है दिल्ली में बैठकर वो ज़मीन पर आ गया तो वाकई में ही कमाल हो जाएगा। उत्तरी अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। 3 दिन पहले मोरक्को में एक खतरनाक भूकंप आया। वहां अब लाशों का अंबार लगा है। पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आई है, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। 8 सितंबर की रात को मोरक्को के कई आबाद इलाके मलबे में बदल गए। 2500 लोगों की अब तक मौत हुई बताई जा रही है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मलबे के बीच फंसी जानों की तलाश जारी है और हालात देखकर यही लग रहा है कि ये लंबे समय तक आगे भी जारी रहेगी। भाषा की बंदिश बेशक है, लेकिन दर्द की जुबान दुनिया समझती है। हंसता खेलता मोरक्को अब मरघट जैसा दिखता है। गांव के गांव बर्बाद हो गए। किसी का पति हमेशा के लिए चला गया, किसी का पूरा परिवार मलबे में जिंदा दफन हो गया। सिवाय आंसुओं और विलाप के यहाँ कुछ नहीं दिखता। मदद के लिए दुनिया आगे आई है, लेकिन जलजले ने इतनी तबाही मचाई कि जख्मों को भर पाना फिलहाल नामुमकिन सा दिखता है। تلقى شي واحد حي ما مراش ما تلقى كل شيء مشى كل شيء مات شي عمل بانه يلقى شي واحد من اللي جدنا راه 8 सितंबर रात 11:10 पर मोरक्को में सब कुछ सामान्य था। जैसे ही 11:11 हुए, धरती डोली और कयामत टूट पड़ी। दीवारें हिलने लगी, इमारतें जमींदोज होने लगी, इंसान बदहवास होकर भागने लगे। ये 1960 के बाद मोरक्को में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता थी 6.9। जान और माल के नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2500 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। حدود هذه الساعة يتم العمل ميدانيا على تقديم كل المجهودات من أجل أولا استمرار عملية الإغاثة। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान मोरक्को के चौथे सबसे बड़े शहर मराकेश को हुआ है। भूकंप का केंद्र मराकेश से 72 किलोमीटर दूर हाई एटलस पर्वत श्रृंखला में था। भूकंप के 19 मिनट बाद 4.9 तीव्रता का एक और झटका लगा। आफ्टर शॉक्स का खौफ इतना है कि जिनके घर सलामत हैं वो भी अपने घरों में जाने से कतरा रहे हैं। واليوم مثلا
تنعانيو بزاف من الدواء ديال السكر والطونسيون. حيت الناس مرض عندنا بالدواء والطونسيون ولحد الان مازال ما تحصلناش لحد الان ما تحصلناش بالدواء ديال. ये त्रासदी बहुत दर्द भरी है। किसी ने पिता खोया, किसी ने बेटा, तो किसी ने अपने भाई बहन को खो दिया। अभी भी इमारतों के नीचे कई लोग दबे हैं। रेस्क्यू और राहत बचाव में टीमें लगी हुई हैं। स्पेन, ब्रिटेन, कतर, यूएई और भारत से मोरक्को को मदद भेजी जा रही है। इस बीच मलबे में जिंदगी तलाशने का काम जारी है। मोरक्को का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। वैसे बहुत से लोग वहां घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि मोरक्को के इतिहास में नए चैप्टर की तरह जुड़ गई है और जाहिर है भूकंप से बर्बाद इन शहरों को देखने के लिए दुनिया भर के लोग पहुंचने लगेंगे। जो भी वहां जाएगा वो कहेगा वो भी देख लें कि कहाँ नुकसान हुआ था। उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इन आपदाओं से हमें सीखना है और अपने आसपास ऐसा वातावरण नहीं बनने देना है जो इस तरह की आपदाओं को न्योता देता। अच्छा, अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे करनी है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं आप? आजकल बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता, क्योंकि स्मार्टफोन के बिना लगता है गुजारा ही नहीं चलता हमारा। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सबके हाथ में स्मार्टफोन रहता है। किसी को गेम खेलनी है, किसी को मैसेज करना है। लेकिन स्मार्टफोन में कई ऐसे ऐप होते हैं जिन्हें आप दिन भर एक तरह से कहते हैं ना कि हाथ में लेके लगे रहते हैं आप। हर कोई इतना इस्तेमाल करने लगा है कि उसको ये पता ही नहीं है कि मैसेजिंग ऐप पर बात करना यानी मतलब व्हाट्सएप पर, इस ऐप से आपको एक ऐसी बीमारी लग सकती है जो बेहद खतरनाक है। आज इस व्हाट्सएप से जुड़ी बीमारी का ही जिक्र करना है जो आपको भी जकड़ सकती है। ध्यान से देखते रहिएगा ये खबर। व्हाट्सएप से एक बीमारी होने वाली है जिसका नाम क्या है? व्हाट्सएपेटाइटिस। फिर सुन लो, व्हाट्सएपेटाइटिस, जो व्हाट्सएप से होती है। बीमारी का नाम अजीब लग रहा होगा। पहले इस बीमारी के बारे में समझ लीजिए, फिर इसका आपको मतलब भी समझा देते हैं कि ये होती कैसे। इस बीमारी की वजह है फोन पर लगातार मैसेजिंग करना, चाहे उसको टेक्स्ट भेजना। स्मार्टफोन पर आप टाइपिंग और टैप के लिए अंगूठे का ही इस्तेमाल करते हैं। सब लोग फटाफट लगे रहते हैं। सब लोग, यंगस्टर तो बहुत ही ज़्यादा लगे रहते हैं। बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम वगैरह पर लगे रहते हैं, उसको मोबाइल को वीडियो गेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इससे अंगूठों के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। अंगूठे ज़्यादा चलने से उसकी मांसपेशियां सूजने लगती हैं। अंगूठों में झंझनाहट होने लगती है और कई बार तो ये सुन्न पड़ने लगता है, वो वाला पार्ट जहां से ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंगूठा। इससे कई बार कलाइयों तक दर्द आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे करते रहे तो आगे तक दर्द आ जाता है, क्योंकि यूज़र, मोबाइल फ़ोन यूज़र औसतन रोज 3 से 4 घंटे स्मार्टफोन पर रहता है। ये कंडीशन महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो लोग स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल करते हैं या फिर लगातार बिना रुकावट या ब्रेक लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और आखिरी में, अगर स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय व्यक्ति के हाथ का पोस्चर या मुद्रा उचित नहीं है तो इससे भी ये कंडीशन का रिस्क बढ़ जाता है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के समय आपको याद रखना है कि आपकी कलाई हो सके उतनी सीधी हो, नहीं कि बेंड हो, और आप दोनों हाथों में अपने मोबाइल को पकड़े, नहीं कि एक हाथ में, जिससे आप ये कंडीशन का रिस्क कम कर सकते हैं। व्हाट्सएपेटाइटिस बीमारी के बारे में रिसर्च से क्या पता लगा? वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन लैंसेट की रिपोर्ट भी आपको समझाएगी। और हमने एक ऐसी लड़की से भी बात की जिसको ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसने कहा मेरा तो ऑपरेशन होना पड़ा, पर वो कैमरे पे कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मैं ठीक हुई। स्पेन में व्हाट्सएपेटाइटिस का पहला केस 10 साल पहले आया था। 34 साल की एक महिला को इसके लक्षण मिले, उसको ये बीमारी हुई थी। उस महिला ने 6 घंटे तक लगातार मैसेजिंग की थी। उसके फ़ोन का वजन कितना था? 130 ग्राम। वो होल्ड करना पड़ता है हाथ में। स्क्रीन पर दोनों अंगूठों के इस्तेमाल के कारण उस महिला की कलाइयों तक दर्द हो गया था। लैंसेट की रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ है। व्हाट्सएपाइटिस के केस में आप यूजुअली जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको कम कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल यूज जितना बेयर मिनिमम हो सके उतना करिए। हम लोग थंब स्पाइक का अप्लाई करते हैं एक ब्रेस के तौर पे, जो थंब को रेस्ट देगा आपके। लोकली बर्फ से सिकाई कर सकते हैं।
अगर इनसे भी आराम नहीं मिलता तो लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। अगर इन सब से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो हम फिर लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी का करते हैं। आपको व्हाट्सएपाइटिस है तो प्लीज अपने नजदीकी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। सुन लिया ना आपने। अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले तो मैं कहूँगा कि मैसेज कम कीजिए, जो ज़रूरी है उतने ही कीजिए, वरना डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, छुपाना नहीं है। सुविधा का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, उसका फ़ायदा होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी होता है। व्हाट्सएप चलाइए आप, पर उतना ही चलाइए कि आपको वो बीमार ना कर दे। अच्छा, टमाटर से पिछले कई दिनों से ना पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा रिश्ता बना हुआ है। टमाटर का मिजाज गजब है, कभी 300 रुपये के पार तो कभी कौड़ियों के भाव। अब हर शहर में 30 से 40 रुपये टमाटर बिक रहा है, लेकिन अब जनता खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन रो रहा है? अब रो रहा है किसान। महाराष्ट्र में किसानों का टमाटर जो है ना 80 पैसे किलो नहीं खरीद रहा कोई। 80 पैसे, ध्यान से सुना ना आपने, 80 पैसे किलो नहीं खरीद रहा कोई। टमाटर की इस बेकदरी से किसान इतना परेशान हो गया कि लातूर में किसानों ने टमाटर को कचरा समझ के जमीन पर फेंक दिया, विरोध प्रदर्शन भी किया, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। 80 पैसे में टमाटर बेचेंगे तो परिवार क्या खाएगा? आगे भी इतना मेरा नुकसान हो गया है, तो एक बारिश भी नहीं थी, बारिश को इससे नुकसान हो गया है। लेकिन बारिश का ठीक है, ये निसर्ग का है, इसका ही चलता रहा है। लेकिन जितना मैं खेती में करा हूँ तो इतना मेरा नुकसान, आज बहुत नुकसान हो गया है। मेरे को आज जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। तो कुछ ना कुछ मेरा ऐसी ख्वाहिश है, थोड़ा टमाटर का भाव बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं 3 एकड़ खेती कर रहा हूँ टमाटर की, तो मुझे 1 एकड़ के लिए कम से कम 1.5 से 2.5 लाख रुपए खर्च आया है यहाँ पर, और मेरा उत्पन्न वहाँ पर निकल रहा है 1 लाख रुपए। तो ये किसान यहाँ पर जिंदा कैसा रहेगा? किसान को यहाँ पर भाव मिलना चाहिए। है ना अजब टमाटर की गजब कहानी। कहाँ 300 रुपये, कहाँ 200 आया, कहाँ अब 80 पैसे नहीं खरीद रहा। किसानों का टमाटर कौड़ियों के भाव बिक क्यों रहा है? आप भी सोचते होंगे यार ये क्या 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? किसानों को 1 किलो टमाटर का 1 रुपया नहीं दे के राजी कोई। इसकी वजह क्या है? टमाटर की बम्पर पैदावार। दूसरा, पिछले कुछ सालों में टमाटर की खेती का दायरा जो है वो तेजी से बढ़ा है। हर कोई उगाने लग जाता है, क्योंकि खपत लगातार बढ़ रही थी तो हर कोई उगाने लग गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े क्या बताते हैं, हमने उन पर गौर डाली। 2005 से 2006 में सिर्फ 5,47,000 हेक्टेयर खेती होती थी और उत्पादन हुआ था 99,68,000 टन, 99,68,000 टन। और 22-23 में देख लीजिए, 5 के दिखाए 22-23 में। 22-23 में बुआई का एरिया कितना था? बुआई का एरिया था 8,64,000 हेक्टेयर। कितना बढ़ गया? पैदावार डबल हो गई, 2,62,000 टन की ऊंचाई पर पहुंच गई। अब 2023 और 24 का जो आंकलन है वो देख लीजिए। टमाटर की बुआई का रकबा कितना है, एरिया कितना है? अनुमान जो लगाया जा रहा है कि टमाटर की पैदावार का एरिया बढ़ा है तो टमाटर की पैदावार भी और बढ़ेगी। यही वजह है कि भाव नहीं मिल रहा। आपके लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली खबर क्रिकेट के मैदान से, दूसरी खबर शेयर मार्केट से। क्या बात है, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है। बारिश के कारण रुका था, फिर शुरू हो गया है, जिसमें विराट कोहली ने पहले भारतीय टीम जब खेली तो सेंचुरी लगाई और 13,000 रन वनडे में पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया आज। और ख़ास बात है, पाकिस्तान के खिलाफ जब रिकॉर्ड बने तो और भी मज़ा आता है। दूसरा रिकॉर्ड शेयर बाजार में निफ्टी ने बनाया है। पहली बार निफ्टी 20,000 के पार पहुंच गया है और शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स की आज बम्पर कमाई हुई। जैसे खेल के मैदान पर रनों की कमाई हुई विराट कोहली और केएल राहुल की, उसी तरह से आज इन्वेस्टर्स की भी कमाई हुई है। पाकिस्तान के सामने भारत ने 357 रन का लक्ष्य रखा है और इस वक्त पाकिस्तान की हालत पतली है। 15 ओवर हो चुके हैं, 68 रन हुए हैं। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो आउट हो चुके हैं और ये 3 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं, उसके बाद आप ये 2 तस्वीरें देखिए कि किस तरह इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि एक तरफ बधाइयाँ और जश्न है और ये बारिश के कारण जो बार बार मैच रुक रहा था, उस मैच में अब जो है वो रोमांच वापस आ गया है। और भारत का इतना बड़ा स्कोर हो और ऊपर से 3 ऑर्डर हो, 3 जो हैं वो खिलाड़ी आउट हो जाएं,
तो आप अंदाज़ा लगाइए, भारत की तो बल्ले बल्ले है आज। चलिए बाकी का मैच आप पब्लिक इंटरेस्ट खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। अब बारी है आपके कमेंट्स की। शुक्रवार को हमने G20 समिट के साथ गरीब महिला और उसकी बकरी के ट्रेन में सफर करने वाली खबरें दिखाई थी। इन पर आपके मैसेज भी आए, कुछ कमेंट्स भी आए। हाँ, वो जो बीएड में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, वो बीएड वाले अभी भी भाई जो हैं वो लगातार मैसेज भेजते रहते हैं। मुझे लगता है कि उस स्टोरी पे एक बार फिर हमें जल्दी से आना पड़ेगा, लेकिन आप अभी एक बार फटाफट ये कमेंट्स देख लीजिए क्या क्या लोगों ने लिखे। आनंद कुमार थानवी जी लिखते हैं, G20 की मेजबानी कर रहे हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। एबीपी की कवरेज शानदार है। अब आप G20 नहीं G21 कह सकते हैं। थैंक यू थानवी साहब। ये क्या लिखते हैं, मार्कंडे राव जी लिखते हैं, आपने ट्रेन में एक गरीब महिला द्वारा ईमानदारी को एवं एक ट्रेन में सफ़र करने वाले पैसेंजर की प्रहरी के बीच टिकट के लिए विवाद करते हुए दिखाया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबी का नाम ही ईमानदारी है। वाह मार्कंडे जी। यश गांधी क्या लिखते हैं, फाइनली आई फाउंड वन न्यूज़ शो विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यश जी, दिल जीत लिया आपने। चलिए आप भरोसा बनाए रखिए, हम अच्छा काम करते रहेंगे आपके लिए। डॉक्टर अरुण सिन्हा जी क्या लिखते हैं, एबीपी न्यूज़ जोगिंद्रपुरा, मिस्टर पटेल यू हैव वंडरफुल डायलॉग डिलीवरी, पावरफुल कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन, इट अपीयर्स यू वर ए टीचर। ओहो, शुक्रिया कर देते हैं उनका मैसेज चला गया, लेकिन ये आपकी नज़रों का कमाल है साहब जो हमारे बारे में लिख रहे हैं। दीपक गुप्ता, नेम ऑफ द शो शुड बी चेंज टू सम कैची हिंदी फ्रेज। नहीं दीपक भाई, पब्लिक इंटरेस्ट से बढ़िया कोई नाम नहीं हो सकता। हम तो पब्लिक से जुड़े रहना चाहते हैं और पब्लिक की बात करना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको खुश होना चाहिए कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही पब्लिक इंटरेस्ट है। आपका टाइम है ये, किसी और का टाइम नहीं है। शो आज का आपको कैसे लगा? आज की खबरों पर फीडबैक ज़रूर देना, इसी तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले दे रहे थे। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपसे जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हम आपको दिखाएं। अब वक्त एक ब्रेक का है, अखिलेश आनंद के साथ देखिएगा यूएनएससी और इंडिया पर स्पेशल शो। मगर एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हर खबर हर दम चलती रहती है, आप किसी भी वक्त वहां जा सकते हैं क्योंकि वो आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।